नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जो स्टॉक तो काफ़ी छोटा है और इसका इसी लेवल पे देखा जाए तो इसका पी भी काफ़ी छोटा देखने को मिला है। कंपनी नियरली करीब 45 साल से कामकाज करती है। कंपनी एफएमसीजी की ब्रांड्स है और नियरली इसके पास 10 ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि कामकाज करती है। और इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एडिबल्स वाइल्ड्स में डील करती थी कंपनियाँ। बाद में तो और भी अलग अलग सेक्टर में कंपनी कामकाज करती नजर आती है। जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं करीब बड़ी बड़ी कंपनियां में हमने एक चीज डेटा डेटा को देखा है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो अपडेट होता है वो काफी छोटा सा देखने को मिलती है। चलिए आज हम इस स्टॉक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे एडिबल्स वाइल्ड एंड द बनस्पति वाइल्ड वाली कंपनी को लेकर के। आखिर इस स्टॉक में क्या क्या लेटेस्ट है, साथ में एनएसयू और बीएसई पे जो लिस्टेड है उसका क्या इम्पैक्ट बनता है कस्टमर के बेस में, और क्या है इसके इसका शेयर होल्डर का मूड की बात। तो जहां पे देखा गया कि स्टॉक में पिछले एक महीने में करीब 13% के आसपास की जंप हुई। ऐसे 6 महीने की बात मैं कई बार ये अभी मैंने जैसे यूज किया कस्टमर का मूड क्या कहता है, तो मैं इसको पता है क्यों यूज करता हूँ। इसका यूज करने का रीजन है जो क्या उस कस्टमर का मूड से उसकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। और कस्टमर का मूड अच्छा रहेगा तो सेल्स इनका ग्रो करेगा, कस्टमर का ट्रेंडिंग बनता है। इसीलिए मैं कस्टमर व्यू की बात किया था। तो जहाँ पे 6 महीने के डेटा में 17% की गिरावट थी, एक साल में देखा गया कि 31% की जंप हो चुकी है, और 5 साल में डेटा को देखा गया करीब करीब 781% के इनक्रेडिबल जंप थी। तो कंपनी का नाम था बीसीएल इंडस्ट्रीज। अब आते हैं अगले पड़ाव पे। अब आते हैं जानने के लिए किसको लेकर के। कंपनी की बुक वैल्यू है केवल और केवल 23 रुपये 24 रुपये के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है करीब 66। अर्थात ये समझ में आई इन दोनों को प्राइस को लेकर के जाकर क्या है, इनकी एसेट्स है। ठीक है। स्टॉक के पी के बारे में कहती है जो नियरली 18 के आसपास है। अब इस किस बेसिस पे कहती है, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे कहती है। अर्निंग पर शेयर कितना करती है, 3 रुपया 32 पैसे का। अब एक आकलन करना जरूरी होता है, कहाँ से इसको करते हैं, यहाँ से एक नॉमिनल वैल्यू जिसको कहते हैं फेस वैल्यू कह सकते हैं इसको, जो जो एक रखा है पॉकेट के अंदर। और ये पॉकेट में 1 रुपए का जो नोट है या सिक्का है वो अर्निंग कितना करके देता है पता है, 3.5 गुना, 3 रुपये 32 पैसे का पर शेयर अर्निंग करके देता है। ठीक है। अर्थात 1 रुपए का जो वैल्यू था वो 3 रुपये आपको अर्न करके देता है, 3.5 रुपए। यदि 3.5 रुपए का ये अर्न करके देता है तो बुक वैल्यू से मैं आकलन करूँ तो 3.5 गुना तो फिलहाल नहीं पड़ा है। किसको लेकर के, बुक वैल्यू से करंट मार्केट की प्राइस। तो क्या ये जा सकती है, ऑब्वियसली जा सकती है, क्योंकि यहाँ तक ऑब्वियसली गया था स्टॉक। थोड़ा सा उसके बाद गिरावट थी, और इन दोनों का आपस को देखें तो ये क्या कहती है फिलहाल ये कहाँ पे है पता है, ये बिल्कुल ही बिल्कुल बॉर्डर लाइन के आसपास खड़ी है। नियरली बॉर्डर लाइन से नीचे ही गिरा हुआ है। 8 4 12 120, और 130 होता है ना यहाँ पे, 130 के हिसाब से डिवाइड करें 2, निकलता है 65 का। और ये स्टॉक का जो फिलहाल प्राइस है वो 60 का है। अर्थात इसको ये कह सकते हैं जिसका ट्रेंड क्या है ना, ट्रेंड रिवर्सल चल रहा है। कहाँ पे, इसकी स्टॉक की। जहाँ पे आरओसी के बारे में कहती है 16% की, आरओई कहती है 16% के नियर अबाउट। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी काफी है, करीब 60% के आसपास। और प्रोमोटर की एक चीज का है, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को नियरली 4.5% के आसपास क्या किया हुआ है, प्लेज किया हुआ है स्टॉक। अर्थात वो इनको किसी और कारोबार में अपने पैसे लेकर के कारोबार करते हैं। अब एक सवाल आता है जहाँ पे डेट इक्विटी के बारे में, यहाँ तो कहती है कि अच्छा इसके हिसाब से तो फिलहाल ठीक है पहला इंडिकेटर। दूसरे की बात कहती है डेट इक्विटी के बारे में कि करीब 0.73 के आसपास का है। और करंट रेशियो के बारे में कहते हैं 1.81 का। और ये यहाँ पे जानना जरूरी है कि इनसे इनका एक जुड़ाव है। और वो जुड़ाव कैसे है, वो जुड़ा है सेल्स के बेसिस पे। वो सेल्स क्या है, क्योंकि सेल्स के बेसिस पे उन्होंने कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट के बेसिस पे क्या आया, ईपीएस आया। और जो पैसा नहीं आया सेल्स के बेसिस पे, वो पैसा कहाँ पड़ा हुआ होगा, करंट रेशियो में होगा। जहां पे नंबर ऑफ शेयर की जो है कहते हैं वो 27 करोड़ के आसपास की है।
अब आपस में क्या कहते हैं बीसीएल को लेकर के, तो बीसीएल कंपनी जो है, इंडस्ट्रीज है ना, कहती है वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट एग्रो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक लार्जेस्ट कंपनी की बात करती नजर आती है। चलिए इसको हम एक नज़र पीयर में डालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा। अब जो यहाँ पे जो इस स्टॉक की प्रति जो हम आकलन करके लेके आए थे, इस स्टॉक में फिलहाल क्या सिचुएशन बनती है, तो हमने वहां पे देखा था फंडामेंटल के बेसिस पे स्टॉक को लेकर के क्या कहती थी। स्टॉक को लेकर कहती थी नियरली जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे स्टॉक पी छोटा सा है, अर्निंग पर शेयर काफी गुना इंक्रीज है, और करंट रेशियो है 1.81 का है। अब इन सब के आपस में तालमेल क्या है, तालमेल से ही बनती है ये चीज। ये यहाँ पे मार्केट में एक जो प्रयासरत था वो चलता रहा, लेकिन इस टाइम फ्रेम को आप आकलन करके देखेंगे, खासकर इस टाइम फ्रेम को, तो इस टाइम फ्रेम में खासकर इस टाइम फ्रेम की बात करें, इसमें कुछ तो ऐसा बड़ा हुआ था स्टॉक को लेकर, जहां पे एक टाइम जोन की बात करें तो दिसंबर में स्टार्ट होती है ये प्रोसेस, और नियरली देखा गया कि मार्च तक में जाके खत्म हो, मतलब 3 महीने का टाइम जोन था। या स्टॉक को कुछ तो लगा था मार्केट इसके पीछे क्या हो सकती है, जा सकती है, लेकिन मार्केट उस हिसाब से चली नहीं और धड़ाम से गिर गई। कुछ तो बड़ी रीजन थी। चलिए इसको हम क्या करेंगे, हम रिकंसाइल करेंगे इसको लेकर के, साथ में न्यू अपडेट्स में देखेंगे इसको, आखिर यहाँ से जो मोमेंटल है स्टॉक को क्या सपोर्ट लेवल देती है या नहीं देती है, एक समझने वाली बात होगी। चलिए पहले हम अपनी फंडामेंटल को क्लियर करें, फिर आते हैं यहाँ पे चार्ट लेवल पे, और चार्ट लेवल पे क्या कहती है। तो यहाँ पे देखा गया कि पीयर्स में क्या कहते थे, पीयर्स में बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो मैरकोज हो, पतंजलि हो, अदानीस हो, अ, ये सब की सब मार्केट कैप के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। क्वार्टरली डेटा के बारे में कहती है, जो फिलहाल इसका मार्च जो जून का डेटा है, रिजल्ट है, वो अभी अवेटेड है, और उससे पहले की तुलना करें तो उसको ये कहती है जो लगातार कुछ बिल्डअप हुआ है, कहते हैं हाँ बिल्डअप तो हुआ था, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में मार्च में आकर के गिर गया था ये। और मार्च टू मार्च को यदि देखें तो कहती है कि इसमें थोड़ा सा बड़ा जंप हुआ था, बड़ा लंबा जंप हुआ था, और मार्च को मार्च से कंपेयर करके देखें तो जंप था। इसी हिसाब से यदि हम जून को जून का आकलन करके देखें तो क्या कहती है हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में, जून से जून में आई तो कितना आती है, यहाँ से गिरावट था। इस जून से लेकर के इस जून तक में देखा गया कि इंक्रीज था, मतलब नियर अबाउट जिसके आसपास पहुंचा था। इसके बाद नया जो जून आने वाला है वो कहाँ पे आके खड़ी होगी, एक सवाल बनता है। क्या मार्केट इनके एक साल पीछे एक साल ऊपर चलती है या सस्टेन करती है, यहाँ पे इनका सर्टनिटी नहीं नजर नहीं आती है। हाँ ये चीज़ है, इनका सेल्स जो है लगातार कई बार गिर जाती है, कई बार चलती है। इस हिसाब से यहाँ पे जून में इसको देखने को मिल सकता है कि थोड़ा सा क्या हो, ये गिरावट हो सकता है, क्योंकि मार्च से इनमें क्या लग रहा है, लगातार क्या लग रही है, थोड़ा सा कई बार गिरावट देखने को मिला है, कई बार दो गिरावट देखने को नजर नहीं आई। जैसे यहाँ पे आकलन करके देखें तो सीधे से क्या हुआ, धड़ाम से गिर गया। यहाँ जो डेटा था उसमें धड़ाम से गिर गया। इस हिसाब से यहाँ पे जून वाले में हो सकता है दोबारा गिरे, और गिरे तो कहाँ पे आके खड़े, वो इनका सवाल बनता है। इसके बाद यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में कहते हैं नेट प्रॉफिट को लेकर के, नेट प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है कि हम तो 24 करोड़ की प्रॉफिट बनाते हैं, 33 करोड़ का प्रॉफिट बनाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कहीं कभी मार्जिन देखने को नहीं मिला, मतलब लगातार क्या थी, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बिल्डअप हुई है। और बिल्डअप एक खास के इस टाइम फ्रेम के बाद देखें तो 23 से लेकर के 25, और 25 से लेकर मतलब 23 लोअर से लेकर के 33 तक का इनका सफर रहा। और ये नहीं जो हमेशा इस कंपनी में हमेशा सेल्स लगातार बिल्डअप हुआ या ऐसा कुछ था। ईयरली बेसिस कहती है कंपनी को लेकर के, जहाँ पे लगातार क्या कहती है, लगातार ईयरली बेसिस में बिल्डअप हुआ है। तो साल दर साल तो बिल्डअप हुआ, लेकिन कई बार गिरते भी है। यहाँ पे ऐसे गिर गया, फिर यहाँ पे जंप किया था,
यहाँ से जब किया था, मतलब एक साल में गिरावट आई थी किस पीरियड में, 2022-23 में। प्रॉफिटेबल के बारे में कंपनी क्या कहती है इसको लेकर? ये कहना कहना देखा जाए तो कहती है 96 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट बनाती है। अभी तक कोई इशू देखने को नजर नहीं आती, अर्थात कंपनी में ये देखने को मिलती है, जो कंपनी क्या कहती है, एक सस्टेन करती नजर आती है, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट बनी है स्टॉक को लेकर के। यदि यहाँ तक प्रॉफिटली बनी है, 94 96 करोड़ तक गया है, तो मतलब 100 करोड़ तक ये आंकड़ा तो जा सकता है। और यदि ये जाती है यहाँ पे, तो इसके बारे में क्या कहती है? यहाँ पे 4 इंडिकेटर इसके उसका शो करते हैं। कहती है इंडिकेटर बेसिस पे जो सेल्स ग्रोथ था वो नियरली कितना है, 14% के आसपास की। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है लास्ट 3 साल में करीब 30% के आसपास। और स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करती है, एक बिल्डअप है लेकिन एवरेज है, बहुत ज़्यादा तो गैप नहीं देखने को मिला था। रिटर्न इक्विटी की बात करती है तो ये भी थोड़ा सा क्या कहती है, एक बहुत बड़ी पुल बैक देखने को नजर नहीं आई थी यहाँ पे। अब आते हैं कि एक सीक्रेट बात को लेकर के, जो कि क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, और इसके बेसिस पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल के कई बार पिटती है। मैं सारी इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ सभी। यहाँ पे एक तो चीज़ ये है, क्या इन्होंने ऑफर वर्डिंग लिया, इनके रिकन्सिलेशन में क्या हुआ, क्या इन्होंने बेच के निकले थे, और इस पार्ट को लेकर के क्या कहती है। इन तीनों को आपस में कंपेयर करें तो सबसे पहले देखते हैं इसको लेकर के बैलेंस शीट में, किसको लेकर के, बोरोस को लेकर के। तो बोरोस के बारे में कंपनी कहती है, जो हमने क्या किया यहाँ से सेटअप किया, अर्थात यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो कंपनी ने कभी बिल्डअप किया था और बिल्डअप लगातार किया था, और बिल्डअप होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया था, बिल्डअप किया था, अर्थात क्या है, डेट्स की पार्ट्स में लगातार इंक्रीज कर रही है कंपनी। मतलब यहाँ तक इंक्रीज कर रही है, अब इंक्रीज कर रही है तो कंपनी कुछ कर रही है इसको लेकर के, तो कहते हैं कंपनी कुछ तो कर रही है। जहाँ पे इनका फिक्स एसेट्स में क्या हुआ, लगातार बिल्डअप हो रही है। चलिए फिक्स एसेट्स पार्ट बिल्डअप हुआ, तो आगे क्या कहते हैं इसको लेकर के, तो एसेट्स वाले पार्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट की पार्ट है वो भी 10 करोड़ के आसपास पहुंची। और ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हम अपने हर एक स्टडी में इसको एक आकलन के तौर पे लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एक डिपेंडेंसी बनती है, पाता है कहाँ से, आपने प्रॉफिट बुक तो कर लिया, ईपीएस तो आपने दिखा दिया। अब ईपीएस दिखा दिया तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है। यहाँ पे देखा गया कि 122 करोड़ का इनका डेटर पड़ा हुआ था, ठीक है, जो एक बिल्डअप हुआ था 122 करोड़ तक के आसपास का। और ये पैसे कब देते हैं, कहते हैं 21 दिन में पैसा देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, 21 दिन में यदि पैसा देते हैं तो फिर आपकी मार्केट रिस्क कितनी है, एक रिस्क फैक्टर भी देखा गया ना। उस रिस्क फैक्टर में ये कहती है कंपनी 96 करोड़ का प्रॉफिट बुक बनाती है, और 121 करोड़ का कितना था रिटर्न था ना, 121 करोड़ का कितने का रिटर्न था, 122 करोड़ का क्या था रिटर्न था। अर्थात प्रॉफिट से ज्यादा उन्होंने मार्केट में रिस्क ले लिया, किसको लेकर के, अपनी डेटर्स को लेकर के। यहाँ पे कई बार कई दफा कुछ अच्छी पोजीशन दिखती है। आप बड़ी बड़ी कंपनी का देख सकते हैं, चाहे टॉप ब्लू चिप कंपनी का देख सकते हैं, उनका क्या सिचुएशन कहती है, और बाकी इंडस्ट्री में बाकी कंपनी का क्या कंपनी क्या कहती है, इसको जानना जरूरी है। इसके बाद जो हमने बोरोइंग्स पार्ट को लेकर के देखा, इसको पार्ट को लेकर देखा, तो ये इम्पैक्ट डालता है। रेशियो में देखा तो डेटर्स रेशियो में करीब कहती है 21 दिन में डेटर्स डे पैसा देती है, और ये उससे थोड़ा सा नियर अबाउट द सेम दिन में पैसा दे देते, कोई होल्ड करके वर्किंग कैपिटल के पास इनके पास बचती नहीं है। आते हैं प्रमोटिंग होल्डिंग और होल्डिंग साइड को लेकर के। तो होल्डिंग के लिए कंपनी कहती है कि 57% के आसपास 58% की होल्डिंग पब्लिक की, प्रमोटर की, और रेस्ट बाय 42% की होल्डिंग आम पब्लिक की है। आपस में इन दोनों का तालमेल क्या कहता है? आपस की तालमेल में देखा गया कि यहाँ पे इन्वेस्टर जो हैं कंपनी को लेकर के, उनकी तादाद, उनकी तादाद की बात करें, तादाद करीब कितना है, 1 लाख से ज़्यादा की तादाद, जहाँ पे लगातार बिल्डअप हुआ है। अब आंकलन करके देखिए, जब स्टॉक में खरीद खास के कितने लोग थे, 75,000 लोग थे, 28,000 लोग थे। और इस सिचुएशन में आप आंकलन करना जरूरी है, जब मार्केट में 28,000 की तादाद थी, तो सीधे चले जाते कितना, 73,000 पे। 73,000 के बाद मार्केट में क्या होती है, एक लंबी सी आती है, और वो क्या कहती है इसके बारे में, आखिर हुआ क्या यहाँ, यहाँ पे हुआ क्या,
तो ये जो पोजीशन थी उन्होंने शिफ्ट किया कहाँ पे, यहाँ पे एफ आई ने पोजीशन लिया। एफ आई ने जब पोजीशन लिया इसको यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में, तो फिर बाद में यहाँ पे देखने को ये मिला कि यहाँ पे जो रिटेलर की तादाद है ना वो भी काफ़ी बढ़ गई पब्लिक में। अब ये कुछ लेटेस्ट अपडेट भी इसके बारे में बल्क ट्रेडिंग की देखा जाए तो 22 तारीख को एक बल्क ट्रेडिंग हुआ था इसको लेकर के, बाय शेल का एक ही था, एक ही लोगों ने अपने उसको सेटअप करने के लिए, हो सकता है पोर्टफोलियो में कुछ अर्निंग करने के पर्पज से किया होगा। ऐसा क्यों है कि इन दोनों का नंबर तो सेम दिखता है। अब यहाँ पे जो रिकन्सिलेशन की बात कर रहे थे हम वो बात करेंगे यहाँ से, किसको, चार्ट को लेकर। अब चार्ट को लेकर क्यों करेंगे पता है, उसका रीजन ये है, जो क्या यहाँ पे जो सेंटिमेंटल था यहाँ तक की तादाद में 25,000 से 28,000 आए, 28,000 से सीधे के सीधे 3 गुने के आसपास पहुंच गई, 25 या 75,000 के आसपास की तादाद बढ़ गई शेयर होल्डर को लेकर। मार्केट में इसके पीछे और काफ़ी सारे लोग आए होंगे खरीदारी को लेकर के। तो खास के किस टाइम फ्रेम की बात करेंगे, दिसंबर 23 वाले टाइम में। और दिसंबर 23 की टाइम को देखें तो चार्ट इसके बारे में कहती है, जो दिसंबर में ही ये चीज़ हुआ। दिसंबर में क्या होती है, 1 जनवरी के बाद मार्केट में एक अच्छी सी यहाँ पे क्या मिलती है, पोजिशनल मिलती है। अब पोजिशनल ये मिलती है जो यहाँ पे क्या कर रही है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कम कर रही है। और होल्डिंग जब कम कर रही थी तो मार्केट में शिफ्ट क्या हुआ, मार्केट ने सेंटिमेंटल बनाया और यहाँ से सीधे के सीधे स्विंग करती नजर आती यहाँ तक। और जब तक देखा गया कि इसको शिफ्ट करते करते टाइम फ्रेम को, तो इसको ये देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट में अगर 1 लाख से ज़्यादा की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गए इस स्टॉक को लेकर के, और जब इकट्ठा हो गए तो मार्केट में ऑब्वियसली क्या होगा, फिर फिलहाल मार्केट में फिर उसी लेवल पे आके प्राइस अटकी पड़ी है, जिसकी एवरेज प्राइस नियरली इस टाइम फ्रेम के आसपास हुआ करता था। इसका फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट की देखें क्या कहती है, फिलहाल के लिए ये देखती है यहाँ पे जो हायर टू हायर तो काफ़ी ज़्यादा गया था लेकिन सस्टेन नहीं किया। लोअर टू लोअर की देखें तो लोअर टू लोअर में तो ये दिखती है कि इस प्राइस पे बराबर ये सस्टेन करती नजर आई है। तो इसका एक तो ये देखा जा सकता है, दूसरा जहाँ पे एक लोअर टू लोअर इसको देखा जा सकता है 52 रुपये के आसपास का, और हायर टू काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इससे लगता है कि इतना तक अभी जाना चाहिए नहीं इसको, ये तो एक सेंटिमेंटल में चला गया होगा। ये खास के मुझे लगता है कि खरीदारी ऊपर से ओपन हुआ होगा, ओपन हुआ था इस प्राइस पे, लोग या इस प्राइस पे बाद में इस प्राइस पे आकर के सस्टेन करती नजर आई होगी, इसलिए ये मार्केट में इस तरह के कैंडलस्टिक्स बनते नजर आए हैं। जहाँ पे रिटेल की तादाद को क्या हुआ, रिटेल की तादाद में देखने को ये मिली जो 2 लाख से जो कम के इन्वेस्टेड थे उनकी तादाद में करीब करीब देखा गया कि 20% की से ज़्यादा उनकी तादाद बन गई, और वो कंप्लीट क्या कहती है, कंप्लीटली रिटेल की तादाद में कहती नज़र आती है। और रिटेल की तादाद में देखा गया कि प्रमोटर के अलावा जो देखें तो पब्लिक की तादाद में केवल एक ही लोग देखने को मिला जिनके पास 1% के आसपास होल्डिंग है, रेस्ट देखने को नज़र नहीं आई। हमने क्या किया, हमने इसको रिकन्सिलेशन करने का प्रयास किया जो किस बेसिस पे मार्केट ने इस तरह के सेंटिमेंटल लेके आई थी। अब सेंटिमेंटल की बात करते हैं, सेंटिमेंटल में लेटेस्ट अपडेट क्या है कंपनी, अभी कंपनी ने 2 घंटे पहले एक अपडेट दिया था और उस अपडेट में कहा कि हमारा जो कि अपडेट में क्या कहती है कंपनी, और ये हमेशा अपडेट कुछ ना कुछ चलती रहती है। अपडेट में कहा कि हमारा 12 अगस्त को कम्युनिकेशन अमंग बोर्ड मीटिंग की शेड्यूल किया है। 12 अगस्त को इन्होंने बोर्ड मीटिंग करेंगे और किसके लेकर के, इस इन्वेस्टर्स मीटिंग होगा जहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी पे क्वार्टरली, जो 30 जून का क्वार्टरली डेटा था उस पर चर्चा होगी। और वो एक 13 अगस्त को जो फिर टाइम फ्रेम है उसमें उसमें ये सारा चीज़ डिस्कस होने वाला है, क्वेश्चन आंसर होने वाली है। इस पे उन्होंने कंपनी ने अपनी अपडेट भेजा है कि हमारा जो 13 अगस्त को क्या होने वाला है, हमारी बोर्ड मीटिंग कंपनी की मीटिंग होने वाली है और वो इसका डेटा देने वाली है। तो ये एक छोटा सा पार्ट था कंपनी को लेकर के, जहाँ पे रिजल्ट की बात करती है कि 13 जून को, 13 अगस्त को इनका क्या होगा, एक कट ऑफ डेट होगा 4 बजे के बाद की मार्केट की टाइम है। तो 13
अगस्त को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे पहले यदि किसी को खानो खान खबर मिल गई तो हो सकता है मार्केट फिर इसके पीछे खरीदारी के पीछे जाएगी या बड़ी वाले के पीछे जाएगी। तो एक देखने वाली बात है, क्या कहना चाहती है इसको लेकर। हम इस स्टॉक को समझने वाले हैं बीसीएल इंडस्ट्रीज को लेकर के, जहाँ पे लगातार जो था, जो पर्पस है खास के एजुकेशन का, हर एक एस्पेक्ट को लेकर के समझने को लेकर के, चाहे बिजनेस मॉडल से लेकर के बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को, आखिर क्या करती है, कैसे करती है, क्या पोटेंशियल है, रिकन्सिलेशन का मतलब क्या है, और किस वजह से ऐसा हुआ मार्केट में। अब मान लेते हैं कई दफ़ा कुछ होता है ना, तो सवाल होता है जो हमने तो इस स्टॉक इस प्राइस पे शेयर लिया था, अब हम क्या करें। बड़ी सारी क्वेश्चंस होती है ना, हमने इस टाइप लिया, अब हमारे पास ये आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये आप जब भी किसी स्टॉक में देखते हैं ना, तो उसको हर एक एक्सपेक्ट को देखना जरूरी है, क्या ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा किया है, और सेंटिमेंटल क्या कहती है इसको लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।